लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि एनालिटिक हमने फार्मूला भी निकाल लिया था F/R इक्वल टू अंडर रूट F1² प्लस F2² प्लस 2F1 F2 cos थीटा। ठीक है, और जो रिजल्टेंट काम करता है वो F2 के साथ कितना एंगल बना रहा था वो भी हमने देख लिया था कि अल्फा एंगल बना रहा था। तो वो उसकी वैल्यू क्या होगी, tan इनवर्स F1 sin थीटा अपॉन F2 प्लस F1 cos ऑफ थीटा। ठीक है, यहाँ तक हम पहुँच गए थे। तो हम बात कर रहे थे कि कौन कौन से ऐसे मेथड हैं जो कि कंपोजिशन का काम करते हैं, वेक्टर के कंपोजिशन के लिए बने हुए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट इसी सीरीज में हम देखेंगे ट्रायंगल लॉ है, क्या बोलते हैं उसको, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर। ठीक है, इसको भी हम इजीली समझ सकते हैं कि मान लिया हमारे पास एक पॉइंट है, पॉइंट पे एक वेक्टर ये काम कर रहा है, एक वेक्टर ये काम कर रहा है। ठीक है, और एक वेक्टर ये भी काम कर रहा है। तो कई सारे मतलब फोर्स हैं काम कर रहे हैं। ठीक है, तो मान लिया ये F1 हो गया, ये F2 हो गया और ये F3 हो गया। तो इसको हम सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, अगर हम F1 और F2 पकड़ें तो इसमें हम करते हैं क्या है कि F1 ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, फिर F2 को F1 की टिप से स्टार्ट करते हैं, कुछ ऐसा ही है। ठीक, अब इसको जो ये और इसको सीधा करने के लिए अगर हम कहें तो इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कुछ ऐसे। ठीक, तो ये जो R ये F1 हुआ और ये F2 हुआ, तो उसका रिजल्टेंट क्या निकल के आएगा, ये R। कहने का मतलब ये है कि अगर वेक्टर से हम किसी ट्रायंगल की दो भुजाओं को बना दें और उसको जोड़ते हैं, किस हिसाब से हैं कि पहले ट्रायंगल का जो टिप होगा उस पे हम ले जाके दूसरा टिप एंगल का टेल रखेंगे, फिर उसके बाद पहले एंगल के टेल से दूसरे एंगल के टिप को मिला देंगे। तो जो भी हमको लंबाई निकल के आएगी या जो भी डायरेक्शन निकल के आएगा वही हमारे रिजल्टेंट का परिमाण और डायरेक्शन शो करेगा। क्लियर है चीजें? नहीं है तो फिर से बताता हूं मैं कि हमने क्या किया कि ये पहला जो वेक्टर था F1 को मैंने ड्रा किया, तो F1 का ये हेड हुआ। ठीक है, ये पोर्शन हेड हो गया और ये पोर्शन हो गया टेल। ठीक, ये पोर्शन हो गया हमारा टेल। अभी हम हेड पे जाके फिर हम क्या करेंगे, F2 को उठाएंगे और सेम जैसे कि वहां पे किसी पॉइंट पर एप्लीकेबल था उसी हिसाब से हम उसी डायरेक्शन में इसको लगाते हुए उतना परिमाण का हम खींचते हैं। ठीक है, तो अभी क्या हो गया कि F2 का जो टेल था F1 के टिप पे होगा और F2 का जो टिप होगा वो कुछ ही से करेगा। अभी हम F1 के टेल से F2 के टिप को कनेक्ट कर देंगे। तो ये जो अभी हम कनेक्ट करने के बाद हमें मिला है ये रेखा जो ब्लू कलर से हम शो किया है अभी लंबी वाली, तो ये क्या होगी, इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट होगा और ये F1 के साथ जो भी एंगल क्रिएट करेगा वो हो जाएगा इसका एंगल। अभी इसी सीरीज में अगर हम बात करें तो R मिल गया आपको हमको। अभी हम F3 देख लेते हैं। तो F3 क्या कर रहा है, F3 को भी हम कहाँ पे ड्रा कर सकते हैं, कुछ यहाँ पे ड्रा कर सकते हैं लाइक दिस है। और फिर उसके बाद अब यहाँ से हम, अब हमारा ये पोर्शन तो काम खत्म हो गया, हमको मिल गया इनकी जगह पे R। अभी R के टेल से F3 के टिप को जोड़ देंगे, R के टेल से F3 के ये F3 था, F3 के टिप को जोड़ देंगे तो ये हमारा निकल आएगा R2। तो जो ये R2 निकल के आता है वो क्या होगा, ये तीनों वेक्टर का F1 F2 F3 का रिजल्टेंट होगा। ठीक है, और वो डायरेक्शन भी F1 के साथ अगर बात करें तो इतना डायरेक्शन बनाएगा, या F1 ही हम बात करेंगे क्योंकि F1 ऑलरेडी हमारे पास था। ठीक है, देख सकते हैं R1 के रिस्पेक्ट में भी, और भी अगर हमको किसी डायरेक्शन में हमको चेक करना है तो वो हम निकाल सकते हैं। तो अभी समझ में आया कि ट्रायंगल लॉ क्या कहता है कि अगर दो वेक्टरों को इस हिसाब से रखें कि पहले वेक्टर के टिप पे दूसरा वेक्टर के टेल को हम ले जाके रखें, तो उसके बाद उन
पहले वेक्टर के टेल को दूसरे वेक्टर के टिप को जोड़ने वाली जो रेखा होगी वो रिजल्टेंट को शो करेगी। इसी हिसाब से हम कितने भी वेक्टर हो बारी बारी से लगाते जाएंगे और हमारा ट्रायंगल बनता हो जाएगा। ट्रायंगल का जो तीसरी भुजा हम निकल के आएगी, दो भुजा के लगने के बाद जो तीसरी भुजा निकल के आती है वो रिजल्टेंट होता है और उसका डायरेक्शन हमारा रिजल्टेंट का डायरेक्शन होता है। तो ये हो गया ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर। तो अभी हमने देखा पैरेललोग्राम, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर। अभी इसी में एनालिटिक वाला भी पोर्शन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था ये फॉर्मूला निकाल के, राइट। नेक्स्ट अभी हम बात करेंगे पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस। तो पॉलीगन लॉ कुछ नहीं, इसी ट्रायंगल लॉ का जो हमने ये रूप बताया है कि डिफरेंट डिफरेंट हम बनाते जाते हैं। ये क्या बन रहा है, एक तरह से पॉलीगन ही तो बन रहा है। एक ये भुजा हो गई, एक ये भुजा हो गई, एक ये भुजा हो गई। लास्ट में हम क्या किए, इस भुजा को जोड़ दिए। लास्ट में हमने क्या किया, इस भुजा को जोड़ दिया तो एक पॉलीगन क्रिएट हो जाता है। अभी हम ट्रायंगल में केवल दो भुजा तीन भुजाओं को लेकर बात करेंगे तो वो ट्रायंगल हो गया, मतलब दो वेक्टर को जोड़ने की क्रिया को हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल लॉ। अगर दो से ज्यादा वेक्टर को हम लेके चलते हैं तो उसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पॉलीगन लॉ। ठीक है, पॉलीगन लॉ में हमको R1 निकालने की भी जरूरत नहीं थी। हम क्या कर सकते थे यहाँ पे कि पहला वेक्टर था ये F1, दूसरा वेक्टर था F2, तीसरा वेक्टर था F3। अभी हमारे पास अब इसको और इसको डायरेक्टली जोड़ देंगे तो ये हमारा बन जाएगा R। ठीक है, ये F1 हो गया, ये F2 हो गया, ये F3 हो गया। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि F1, F2, F3 एक साथ हम कनेक्ट किए। कनेक्ट कैसे करते हैं कि हम तीर बनाते हैं। तीर बनाते हैं तो जो इसका टिप होता है, टिप से दूसरे का टेल आएगा, फिर दूसरे के टिप पे तीसरे का टेल आएगा। इस हिसाब से उनको वेक्टर को हम लगा देते हैं उसके डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, जैसे कि जिस डायरेक्शन में वो पॉइंट पे कार्यरत थे सेम वैसे ही उठा के हम उनको टिप पे सेट करते जाते हैं। फिर उसके बाद पहले वाले जो पहला वेक्टर F1 वेक्टर के टेल से लास्ट वाले वेक्टर F3 वेक्टर के टिप को जोड़ देते हैं। जो भी रेखा है, जो भी मैग्नीट्यूड निकल के आता है उसको हम बोलते हैं रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। और वो डायरेक्शन जो F1 के साथ बना रहा है उसको कह सकते हैं कि हमारा रिजल्टेंट F1 के साथ डायरेक्शन बना रहा है। तो ये होता है पैरेललोग्राम। तो वेक्टर में हमने देखा कि केवल दो वेक्टर्स को हम कंसिडर करते हैं ट्रायंगल लॉ में, और पॉलीगन लॉ में क्या करते हैं कि अगर बहुत सारे वेक्टर एक साथ किसी पॉइंट पे काम कर रहे हो तो उनको सॉल्व करते हैं पॉलीगन लॉ के तहत। तो अभी ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि पैरेललोग्राम क्या होता है, फिर उसके बाद एनालिटिकल मेथड क्या होता है, ट्रायंगल मेथड क्या होता है, और साथ में इसको हम कहते हैं पॉलीगन मेथड। पॉलीगन मेथड क्लियर। नेक्स्ट अभी हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस के बारे में, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले अभी हमारा बचा हुआ है रिजोल्यूशन। हमने क्या देखा, कंपोजिशन। कंपोजिशन का मतलब क्या होता है कि जब हम वेक्टर्स को जोड़ते हैं, दो डिफरेंट टाइप्स के दो डिफरेंट वेक्टर्स को हम जोड़ते हैं तो उसको बोलते हैं कंपोजिशन। अभी हम रिवर्स में क्रिया करेंगे। रिवर्स में कि मतलब कि एक सिंगल वेक्टर है उसको हम तोड़ेंगे एक्स और वाई डायरेक्शन में, कोई भी डायरेक्शन कंसीडर कर सकते हैं। हमको एक एंगल डिसाइड करना है कि इस एंगल पे हमको तोड़ना है तो हम निकल सकते हैं। चलिए रिजोल्यूशन देख लेते हैं। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, अभी इसमें सीधा एग्जांपल लेके हम शुरू करते हैं। मान लिया हमारे पास किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एक वेक्टर काम कर रहा है आर। ठीक है, वो एक्स डायरेक्शन से थीटा एंगल पर कार्यरत है। अब हमको इसको रिजॉल्व करना दो वेक्टर में, एक्स और वाई डायरेक्शन में। डायरेक्शन कोई भी हो सकता है, नो मैटर। ठीक है, तो अभी हमने माना कि एक्स और वाई डायरेक्शन में हमको इसको रिजॉल्व करना है। तो एक्स के साथ थीटा कोण बना रहा था, तो जो आर का एक्स का कंपोनेंट मान लिया ये हो जाएगा एफ एक्स, और इधर अगर हम बात करें ये वाई के साथ ये हो गया आपका एफ वाई।
तो एफ एक्स की अगर बात करें तो वो कितना हो जाएगा, आर कॉस थीटा, और एफ वाई की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा। यहाँ से हमने क्या कर दिया, एक सिंगल वेक्टर को हमने दो डिफरेंट वेक्टर में तोड़ दिया। इसको हम कहते हैं रेजुलेशन। ठीक है, ये होगा रेजुलेशन। अभी एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला एक एग्जाम्पल है हमारे पास क्वेश्चन कि एक हमारी नाव है और किसी नदी को क्रॉस करती है। मान लिया ये हमारी नदी है और ये हमारी नाव। ठीक है, और नदी को जब क्रॉस करती है तो ये अक्रॉस द रिवर इसकी वेलोसिटी कितनी है, इसकी वेलोसिटी दे रखा है 20 किलोमीटर पर आवर। 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक, इस डायरेक्शन में कितने स्पीड से जा रही है, 20 किलोमीटर पर आवर। और वहीं अगर हम बात करें कि वेलोसिटी ऑफ फ्लो कितना है, मतलब इस डायरेक्शन में फ्लो कितना है, वो है आपका 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि हमारे एक्स डायरेक्शन में एक वेलोसिटी दे रखा है और वाई डायरेक्शन में एक वेलोसिटी। तो एक्स हम मान लेते हैं कि वी एक्स बराबर हमको दे रखा है 8 किलोमीटर पर आवर और वी वाई बराबर दे रखा है 20 किलोमीटर पर आवर। फिर यहाँ से हमको क्या फाइंड करना है कि द वेलोसिटी ऑफ द स्ट्रीम डिटरमाइन द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द बोट। ठीक है, हमको क्या फाइंड करना है कि रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ बोट क्या होगी। क्यों रिजल्टेंट की क्यों बात कर रहा है, हम तो ट्रेवल कर रहे हैं अक्रॉस द रिवर, लेकिन नदी के फ्लो की वजह से हमारी नाव कुछ ऐसे भी जाएगी, मतलब इस डायरेक्शन में भी जाएगी, तो ये सीधा ना जाके कुछ यूं अप्रोच करती है। ठीक है, सीधा ना जाके कुछ यूं अप्रोच करेगी। तो यूं जो अप्रोच करेगी वो किस वेलोसिटी से अप्रोच करेगी, तो उसको हम देख लेते हैं। हमें पता है कि वी आर बराबर अंडर रूट V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर प्लस 2 V1 V2 cos थीटा, 2 V1 V2 cos थीटा। अभी यहाँ पे देखें तो वी आर बराबर अंडर रूट V1 कितना है, V1 किसको हम लेंगे, V1 ले लेते हैं हम 20 को। हाँ ठीक है, अभी यहाँ पे किसी भी एक को हम अगर लेंगे तो कोई हमको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो थीटा होता है, थीटा दोनों वेक्टर के बीच की एंगल को रिप्रेजेंट करता है। दोनों वेक्टर्स के बीच के एंगल को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना दे रखा है, 90, क्योंकि हम अक्रॉस द रिवर बात कर रहे हैं तो वाई डायरेक्शन कंसिडर कर रहे हैं 20 किलोमीटर पर आवर, और एक्स डायरेक्शन में अगर हम बात करें जो अलोंग द रिवर है वो 8 किलोमीटर पर आवर है। तो यहाँ पे दोनों एक दूसरे के साथ कितना एंगल बना रहे हैं, 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री। तो यहाँ पे 8 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 8 इंटू 20 इंटू कॉस ऑफ 90। कॉस 90 का मान कितना होता है, कॉस 90 का मान आई थिंक 0 होता है। ठीक है, तो बी आर बराबर हो जाएगा अंडर रूट 8 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। इसका आंसर बताइए आप लोग। अगर कैलकुलेटर रख रखे हैं और नहीं रख रखे हैं तो अभी आप क्या पढ़ रहे हैं, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, रॉकेट साइंस। ठीक है, तो रॉकेट साइंस अगर पढ़ रहे हैं आप तो कैलकुलेटर अपने साथ रखें। तो यहाँ से वी आर बराबर क्या निकल के आएगा, 21.54 मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर, सॉरी किलोमीटर पर आवर, 21.54 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यहाँ से निकला है।
दूसरा क्या था कि हमको अगर एंगल अल्फा निकालना है कि जो रिजल्टेंट वेक्टर हमारा निकल के आएगा वो एक्स डायरेक्शन से कितना एंगल क्रिएट करता है। तो अल्फा बराबर क्या हो जाता है, tan इनवर्स। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंसिडर करने वाला है कि आप किसको F1 ले रहे हैं, किसको F2 ले रहे हैं, तो थोड़ा सा वो भी कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऊपर क्या था F1 साइन थीटा, मतलब कि हमको कौन सा कंपोनेंट लेना था, कुछ ऐसा है ना। यहाँ से F1 आपका हो जाएगा V1 साइन थीटा अपान V2 प्लस क्या फॉर्मूला था भैया, हाँ V2 प्लस V1 कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो tan इनवर्स V1 कितना दे रखा है, V1 बोले तो y डायरेक्शन वाला 20 इंटू साइन 90 अपान V2 की वैल्यू कितनी है 8 प्लस 20 कॉस 90। तो कॉस 90 वाला पोर्शन जीरो हो जाएगा और साइन 90 इक्वल टू 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। तो यहाँ से निकल के आएगा tan इनवर्स 20 डिवाइड बाई 8। तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 20 डिवाइड बाई 8 68 पॉइंट, तो अल्फा इक्वल टू हो जाएगा 68.198 डिग्री। कोई कन्फ्यूजन नहीं ना। तो ये हमारा जो आर निकल के आएगा वो कितना हो जाएगा 68.198 डिग्री। आर की वैल्यू कितने थे 21.54, ये 20 और ये 8। क्लियर चीज़ है। तो ये हो गया हमारा एक एग्जाम्पल। हमने तो बता दिया, लेकिन अगर कुछ भी अगर आपको समझ में आया तो आप अपने से ट्राई करें इसको सॉल्व करने के लिए। अगर सॉल्व कर पा रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे हैं तो थोड़ा सा देखिए इसको, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और ये बेसिक है। अगर यहाँ पे नहीं होगा तो फिर आगे दिक्कत होगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे, एक और क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं लेकिन अभी हम कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट हमारे पास इस चैप्टर में तो ख़त्म हो गया। ठीक है, इस चैप्टर में हमारे पास कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गए। अभी नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले एक थोड़ा से एक क्वेश्चन ऐसा है जिसको आई थिंक आप लोग सॉल्व करें तो बेस्ट रहेगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है फॉलोइंग फिगर shows a particular position of of 200 mm connecting rod AB and 80 mm long crank BC. At this position, the connecting rod of the engine experience a force of
experience a force of 3000 Newton on the crank pin at B. Find its first one, horizontal and vertical component. Horizontal and vertical component, और दूसरा क्या फाइंड करना है इसमें, component along BC and normal to it. Component along BC and normal to it. Normal to it क्या है फिगर, वो भी हम आपको बना के बता देते हैं. कुछ ऐसा सीन है, ठीक है. इससे एक रॉड यूनिकली है और कहीं दी है यहाँ तक, लाइक दिस है. और इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 200 mm, जो कि क्वेश्चन में भी मेंशन है. ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट आपका सी है. और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, 80 mm. क्लियर. ये आपका पोर्शन क्या है, क्रैंक है. और ये आपका है कनेक्टिंग रॉड. क्लियर. और ये जो एंगल क्रिएट कर रहा है ये 60 डिग्री का. तो यहाँ से चीज़ें आई होप क्लियर होंगी. ठीक है. इसमें एक और सपोर्टिंग फिगर है, वो भी मैं आपको दिखाई देता हूँ. तो ये जो वेक्टर है 3000 न्यूटन का है, अल्फा एंगल बना रहा है. और ये एक ये वेक्टर है, ठीक है. ये कितना है, ये 60 डिग्री एंगल बना रहा है. ये आपका वर्टिकल हो गया और ये आपका हॉरिजॉन्टल हो गया. थोड़ा सा इस क्वेश्चन को समझिएगा और सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा. क्वेश्चन अच्छा है, तो अगर हो जाता है तो आप हमें कमेंट में बता भी सकते हैं इसका आंसर. और साथ में अगर स्क्रीनशॉट या कुछ लगती है, मतलब फोटो वोटो अगर कमेंट में लगता है तो फिर आप वो भी सेंड कर सकते हैं. ठीक है. सो तो ये हो गया आप लोग के लिए क्वेश्चन. और इस चैप्टर में जो भी कॉन्सेप्ट्स थे, बहुत ज़्यादा नहीं थे. हमने देखा कि हम अपनी कहानी को कहाँ तक खींच के लेके आए, वेक्टर तक. ठीक है. वेक्टर क्यों वेक्टर, क्योंकि हमको नॉर्मली डील करना है फोर्स के साथ. फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम अपनी कहानी को वेक्टर तक लेके आए. फिर वेक्टर को कैसे तोड़ा जाता है, कैसे जोड़ा जाता है, ये हमने सीखा. वेक्टर को जोड़ने के लिए हमारे पास 4 प्रकार के नियम बताए गए थे. 4 प्रकार के नियम कौन से थे, एक तो पैरेललोग्राम नियम था. ठीक है. फिर नेक्स्ट हमने देखा कि ट्रायंगल लॉ. फिर उसके बाद हमने देखा कि पॉलीगन लॉ. और फिर हमने बात किया एनालिटिकल. तो एनालिटिक को हमने पैरेललोग्राम के साथ ही देख लिया था, क्योंकि वहाँ से ही इसका डेरिवेशन निकल के आ रहा था. तो 4 तरह के हमने नियम देख लिए थे और ये कहे गए थे वेक्टर को जोड़ने के, जिसमें से पैरेललोग्राम लॉ और एनालिटिकल लॉ
दोनों लगभग सेम थे। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम बात करें कि ट्रायंगल लॉ और पॉलीगॉन लॉ, वो दोनों लगभग सेम थे। ये हमारे और आपस की बात, आपके लिए बात है, क्योंकि साइंटिस्ट लोगों ने 4 मेथड बताए थे, तो हमको किसी को अगर बताना है तो वो 4 मेथड हमको बताने होंगे। ठीक है, लेकिन रियलिटी में हमने देखा कि केवल 2 ही मेथड। फिर उसके बाद हमने उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व किया, एक क्वेश्चन आपको करने के लिए दिया। अभी यहाँ पे हमारा एक चैप्टर समाप्त होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे फंडामेंटल्स ऑफ स्टैटिक्स। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर हम बात करेंगे फंडामेंटल ऑफ स्टैटिक्स। अभी इसमें कुछ न्यूटन के द्वारा जो भी नियम दिए गए हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो न्यूटन के 3 नियमों के अलावा भी कुछ नियम हैं, वो भी हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू गाइज, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में लेके